इंड AS 109 लेक्चर 16 पार्ट 1 एंड 2। ठीक है, इसका स्टार्टिंग होगा लेक्चर 15 पार्ट 2 से ही, उसका कॉपी से। ठीक है, पेज 91 देखो। हम लोग एक लाइन सिर्फ लिखा हुआ है, अभी याद समझने का जरूरत नहीं है कि इनिशियल मेजरमेंट फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड लायबिलिटी का कैसे करना है, उसके ऊपर टॉपिक में बात होगा। लेकिन टॉपिक में क्या इनिशियल मेजरमेंट का बात है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए बात के बाद में देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी एक बात सुनो, क्या होने वाला है कि एक बात क्लियर रखो दिमाग में कि इनिशियली हम लोग कोई मेथड हो, ACM मेथड हो, FVT OCI FVT PL हो, कोई मेथड हो, लेकिन सब जो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है, सॉरी फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी कोई चीज़ है, तो आपको इनिशियली फर्स्ट टाइम डे 1 को रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू पे। याद है PPE में पढ़े थे हम लोग कि इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे तो कॉस्ट पे ही होगा, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगा। सब्सिक्वेंटली करना है तो कुछ सोचेंगे भी, इनिशियली हर वो कॉस्ट होगा। तो वैसे ही यहाँ पे है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कि चाहे ACM मेथड हो, FVT OCI हो या TPL वाला हो, कोई भी हो, तुमको हर वक्त इनिशियली कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करना है, कॉस्ट पे सॉरी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। किस पे रिकॉग्नाइज करना है? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या देखे हैं कि फाइनेंशियल एसेट को 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ACM FVT और फाइनेंशियल लायबिलिटी को ACM मेथड से। दोनों में कॉमन ACM मेथड है, तो पहले हम लोग ACM मेथड पढ़ने वाले हैं। ACM का फुल फॉर्म क्या होता है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, अभी तुम इतना दिमाग में रखो। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड का मतलब ये एक चीज़ में क्या कि हम लोग सबसे पहले तो कोई मेथड हो इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे फेयर वैल्यू पे, तो इनिशियली रिकॉग्नाइज करो तो फेयर वैल्यू पे, डे 1 फेयर वैल्यू। लेकिन साल का जब एंड होगा तब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ACM में क्या है, ACM मेथड में अगर साल के एंड पे रिकॉग्नाइज करना है तो ACM का फुल फॉर्म क्या है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। तो साल का जो एंड होगा ना, वो साल के एंड के जो बैलेंस शीट डेट है उस दिन जो वैल्यू होगा ना, वो अमोर्टाइज्ड वैल्यू होगा। जब ACM मेथड में चल रहे हैं, कौन सा वैल्यू होगा? अमोर्टाइज्ड वैल्यू। अमोर्टाइज्ड वैल्यू कहाँ से आएगा? वो जब तुम LAT बनाओगे ना, LAT बनाओगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा हर साल का, तब तुमको मिल जाएगा। अब तुम पूछोगे LAT क्या होता है? LAT आगे बताएंगे। ठीक है, और सुनो अभी से बात को प्रोडक्ट साइड रखो और बात सुनो। देखो क्या हुआ कि एक एग्जांपल दे रहे हैं। सर गए थे लोन लेने के लिए, तो सर को 100 करोड़ का लोन मिला एट द रेट ऑफ 10% 5 साल के लिए। मतलब हर साल उनको आज डे 1 मतलब 0 ईयर पे उनको 100 करोड़ मिल गया। लेकिन हर साल के एंड पे उनको देना होगा कितना? ये 100 करोड़ का 10% मतलब 10 करोड़। 5 साल तक 10 करोड़ देंगे, कितना हो गया? 50 करोड़ देंगे। और 5वां साल के एंड पे एक तो 10 करोड़ दे भी कि 5 साल को 10 करोड़ देना है और 100 करोड़ प्रिंसिपल भी देंगे। तो टोटल आउटफ्लो हुआ कितना हुआ? 10 5 बार 50 करोड़ और उसके बाद प्रिंसिपल 100 करोड़, 150 करोड़ उनका आउटफ्लो है। इनफ्लो उनका 100 करोड़ है। तो उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हुआ? 50 लाख। ठीक है, दिमाग में रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ सुनो। सर गए दूसरा बैंक के पास लोन लेने, बोले कि 100 करोड़ चाहिए, लेकिन हमको तुम 10% पे लोन नहीं दोगे, हमको कम परसेंट थोड़ा सा डाउन रेट पे दो यार, बहुत महंगा है। बोला कि सर ठीक है, आप जैसा बोले हम आपको लोन देंगे 8% पे। बोला कि ठीक है दे दो, लेकिन बोला कि देखिए 8% पे आपको लोन देंगे, लेकिन लोन आपका होगा 100 करोड़ का ही, लेकिन आपको हम देंगे 90 करोड़ रुपये। लोन का फेस वैल्यू 100 करोड़ है, लेकिन तुमको मिलेगा कितना? 90 करोड़ कैश। 90 करोड़ तुमको दिया जाएगा, तुम्हारा इनफ्लो 90 करोड़ होगा, लेकिन आउटफ्लो जो इंटरेस्ट होने वाला है वो 100 करोड़ पे गिना जाएगा। 100 करोड़ का 8% मतलब 8 लाख। उस टाइम 10% था, अभी 8 लाख है, 8%। ठीक है, लेकिन उस टाइम इनफ्लो 100 करोड़ हुआ था, अभी इनफ्लो सिर्फ कितना हुआ है? 90 करोड़। तो जब तुम पेज पे देखोगे इसका डेटा पेज 91 पे, तो तुमको पता चलेगा कि तुम टोटल इंटरेस्ट दे रहे हो 40 लाख रुपया, सॉरी 40 करोड़ रुपया इंटरेस्ट तुम दे रहे हो। ठीक है, और तुम जब रिटर्न करोगे प्रिंसिपल तो वो 100 करोड़ दोगे। इंटरेस्ट भी तुम्हारा 100 करोड़ पे, प्रिंसिपल भी तुम 100 करोड़ दोगे, बस इनफ्लो तुमको मिलेगा 90 करोड़। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हारा इनफ्लो 90 करोड़ है और आउटफ्लो तुम्हारा हो गया 140 करोड़। इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट एक्सपेंस तब भी 50 करोड़ हुआ,
उसमें 10% था तब भी 50 करोड़, इसमें तो 8% है तब भी 50 करोड़। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इनफ्लो आउटफ्लो को डिफरेंस किया गया है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारा रेट 8% था जिसकी वजह से मतलब वहाँ 10% था तब हमको 50 करोड़ देना पड़ा, यहाँ 8% है तब हमको 50 करोड़ देना पड़ रहा है? तो क्या एक्चुअल रेट 8% है? नहीं, एक्चुअल रेट 8% नहीं है। तो कौन सा रेट है? जो एक्चुअल रेट पता करना होता है उसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, EIR, ठीक है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या कि जो तुमको इंटरेस्ट रेट दिया वही इंटरेस्ट नहीं है। एक तो तुमको 8% से 8 करोड़ का इंटरेस्ट ले ही रहा है, लेकिन तुमको 90 करोड़ दिया है 100 करोड़ बोल के, मतलब 10 करोड़ तो पहले डिस्काउंट खा गया। तो जो डिस्काउंट का 10 करोड़ है वो भी तो तुम्हारा एक तरीके से इंटरेस्ट है, जो अगला 5 साल, जो तुमको 5 साल के लिए जो पैसा दे रहा है, तो एक बार वो 10 करोड़ खींच लिया। तो जो 10 करोड़ तो पूरा 5 साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो पार्ट हर साल में गया होगा कि 10 करोड़ का कुछ पार्ट इस साल हम डिस्काउंट मारे, 10 करोड़ इस पार्ट, 10 करोड़ का कुछ पार्ट इस साल मारे। तो जो 10 करोड़ तो 5 साल गया, जैसे कि इंटरेस्ट 5 साल जा रहा है, तो वो भी उसमें ऐड होगा। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है हमारा वो अलग होगा। तो जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ इंटरेस्ट रेट, उसको कहते हैं कूपन रेट, ठीक है भाई। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है कूपन रेट, लेकिन हम लोग निकालते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट रेट नहीं है जिसकी वजह से हमको देना पड़ रहा है एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कुछ अलग होता है, ठीक है। अब एक बात जानो क्या, अब ये तो तुमको समझा दी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ये तो चलो ठीक है, एक बात हुआ इफेक्टिव इंटरेस्ट। अब मेन बात करते हैं। जब अभी तक हम लोग कोई भी अकाउंटिंग करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जैसे अगर तुमको सोचो जर्नल एंट्री, तुमको लोन मिला 100 करोड़ का, लोन मिला 100 करोड़ का, लेकिन तुमको कैश कितना आया है 90 करोड़। तुम एंट्री क्या डालोगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट 90 करोड़, टू लोन 100 करोड़। कैश बैंक 90 पे आ रहा है और लोन 100 करोड़ पे आ रहा है, तो बीच का जो डिफरेंस है 10 करोड़, उसको तुम अकॉर्डिंग टू एज क्या करते थे कि 10 करोड़ तुम P&L में भेज देते थे। तो क्या एंट्री होता था? कैश अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन लोन 10, टू लोन 100, डिस्काउंट होने चला जाता था तुम्हारा P&L में। मतलब डे 1 ही तुम्हारा 10 करोड़ लिखा गया कि वो तो अति में राइट ऑफ हो गया। लेकिन एक बात बताइए, जो 10 करोड़ है उसे पहला दिन के लिए है या फिर पूरा 5 साल का लोन लेने के लिए हमको 10 करोड़ देना पड़ रहा है, तो वो भी तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। जैसे इंटरेस्ट हर साल लोग देंगे, ये नहीं कि 50 करोड़ का जो इंटरेस्ट देने वाले डे 1 ही लिख देते हैं, वो तो नहीं करते हैं। जैसे जैसे हर साल का जो एलोकेट किया हुआ वैसे देते हैं। तो जो 10 करोड़ हम जो 5 साल एलोकेट होना चाहिए था वो हम एक ही बार में क्यों राइट ऑफ कर रहे हैं? ये तो गलत है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो गलत बताया है, तो इसको सुधारा है कौन? इंड AS इसको सुधारा है, ठीक है। क्या ये हम जो बोले तुमको क्या कि क्या गलती था और क्या सही है, वो यहाँ पे पेज नंबर 92 पे रेड से लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, मान दिए तुम्हारा कि भाई जो 10 करोड़ है, जैसे कि 90 करोड़ तुम्हारा बैंक मिला, 100 करोड़ लोन आ गया, 10 करोड़ तुम्हारा वो तो डिफरेंस है, डिस्काउंट है, और वो हर साल जाना चाहिए, ठीक है। बोल दिया तुम कि हर साल जाना चाहिए, लेकिन 10 करोड़ का कौन कितना पार्ट एक साल फर्स्ट ईयर जाएगा, सेकेंड ईयर जाएगा, थर्ड ईयर जाएगा, वो किसे पता करें? जैसे कि इंटरेस्ट का है कि हर साल 8% जाएगा, तो 8% से हम लोग कर देंगे, लेकिन डिस्काउंट तो 10 करोड़ है, उसका कोई डेटा नहीं दिया कि इस हिसाब से हर साल एलोकेट होगा, वो तो डेटा नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है, 4 स्टेप है, ठीक है। वो 4 स्टेप को हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। सुनो, कुछ देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट हो, लायबिलिटी हो, इक्विटी हो, कुछ भी हो, उसको रिकॉग्नाइज पहला इनिशियली किस पे करते हैं? फेयर वैल्यू पे। दिमाग में फिक्स रखा हुआ है, रख लो। ACM में क्या बोले थे कि ACM मेथड में चाहे कोई मेथड हो, आपको तो पता है फेयर वैल्यू पे किए डे 1, लेकिन डे एंड पे जब साल एंड हो रहा है, साल एंड हो रहा है और ACM मेथड हो, तो हमारा इस कॉस्ट पे दिखाना होता है, ठीक है। ये भी दिमाग में बैठ के चलो, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, 4 स्टेप है तुमको क्या निकालने के लिए कि जो मेरा डिस्काउंट है 10 करोड़ का, या फिर जो भी हमारा है, जैसे कि कुछ कैश हमको मिला, लाइबिलिटी ज़्यादा का है, कैश हमको कम मिला है, तो जो बीच का अमाउंट है वो तो 5 साल डिवाइड होने वाला है। या फिर अगर
चलो ठीक है, इतना दिमाग में रखो कि कुछ अमाउंट है जो इंटरेस्ट में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसको होना चाहिए था पूरा 5 साल में, पूरा लाइफ में, लेकिन ये गलत दिखाया गया है। तो उसको हम लोग देख रहे थे कि कैसे 5 साल में एलोकेट करेंगे, उसके लाइफ में कैसे एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे, उसका है 4 स्टेप में करना है। क्या, सुनो, पहला स्टेप हम लोग पहला स्टेप में निकालना है कैश फ्लोज। जो भी कैश फ्लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल में कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी है, एक मिनट को बुक कर, चलो क्वेश्चन जो 91 पे था, जो 8% वाला बात था, वही वाला क्वेश्चन देखो। कोई AK लिमिटेड है, वो देना बैंक से लोन ले रहा है लोन मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक। कितना का लोन लिया है, 100 करोड़ का 8% के हिसाब से, लेकिन उसको मिला है 90 करोड़, ठीक है, कंप्लीट। अब सुनो, अब हम लोग स्टेप में कैसे डालेंगे। पहला स्टेप है क्या, कैश फ्लोज हमको लिखना होगा। तो कैश फ्लोज क्या है, ईयर ज़ीरो कितना मिल रहा है, 90 करोड़ लिखो, 90 इनफ्लो। ईयर 1 से लेके 5 तक उसको 8 लिख रहा है, वो लिख दो। उसके बाद 5th ईयर उसको कितना जाएगा, 100 + 8 108, ठीक है, ये लिख लो। तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल आउटफ्लो और टोटल इनफ्लो। जब आउटफ्लो और इनफ्लो को प्लस माइनस करोगे तो तुमको पता, जैसे कि इनफ्लो 100 करोड़ है, आउटफ्लो 150 करोड़ है, तो तुमको पता चल गया कि एक्सपेंस कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 50 करोड़, ठीक है। अब इतना दिमाग में, चलो ये है तुम्हारा पहला स्टेप कैश फ्लोज निकालने का, ठीक है, तुम निकाल दिया, ओके। सेकंड स्टेप क्या, ये सब स्टेप दिया है पेज 94। सेकंड स्टेप क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ फिनेंशियल एसेट या लायबिलिटी। तुमको फेयर वैल्यू अब निकालना है फिनेंशियल एसेट या लायबिलिटी का। हम लोग क्या बोले थे कि इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे तो फेयर वैल्यू पे, लेकिन ये फेयर वैल्यू निकलेगा कैसे, पता कहाँ बुक में दिया, क्वेश्चन में दिया, नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो निकलेगा कैसे, पेज नंबर 93 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू निकालने का 2 तरीका है, या तो कंप्यूटेशन या अजम्पशन, या तो कैलकुलेट करो या अज्यूम करो। कैलकुलेट करने का 3 कंडीशन है जो भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बस। लेकिन नीचे एक फार्मूला जो दिया हुआ है कि अगर कंप्यूटेशन करेंगे तो उसका फार्मूला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, PV ऑफ CFC FCF फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट द रेट ऑफ EIR। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना फ्यूचर कैश फ्लोज का, वही होगा। जैसे कि कोई ये फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी है, उसका जो भी फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है उसका हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, कौन सा रेट से, EIR से। तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा हमारे EIR से उसको कहेंगे फेयर वैल्यू, कब, जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला भी दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट, अभी काम आएगा, ठीक है। अब ये था कंप्यूटेशन का फेयर वैल्यू 2 तरीके से निकालने का, कंप्यूटेशन, अजम्पशन। ये कंप्यूटेशन का तुमको फार्मूला बता दिए। अजम्पशन, जब तुम अज्यूम करके फेयर वैल्यू निकालोगे तो क्या करना होता है, फेयर वैल्यू का वैल्यू क्या होगा, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन प्राइस ऑन डे 1। मतलब भाई पहला दिन जब तुम कोई जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, फिनेंशियल एसेट तुम इन्वेस्ट कर रहा है, आउटफ्लो हो रहा है वो अमाउंट, या फिर इनफ्लो हो रहा है वो अमाउंट, मतलब फिनेंशियल लायबिलिटी में इनफ्लो हो रहा है। जैसे कि हम पहला दिन क्या किए कि हम इशू किए हैं, हम मतलब इशू बोल रहे हैं, हम लोन लिए हैं, तो इनफ्लो हमको आया 100 करोड़, लेकिन उस 100 करोड़ को लेने के लिए हमको 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया, ठीक है। मतलब वही नेट फ्लो हुआ हमारा, 100 करोड़ लेने के लिए 5,000 का गया, तो 95 का तो हमारा आधी आएगा, क्या आएगा, नेट कैश फ्लो। तो वही ट्रांजैक्शन प्राइस है हमारा डे 1 95, तो हमारा जो फेयर वैल्यू होगा वही होगा जो डे 1 को ट्रांजैक्शन प्राइस था, ठीक है। ये कब होगा, जब हम लोग अज्यूम करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कैश फ्लो लिखने का, दूसरा स्टेप था फेयर वैल्यू निकालने का, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है तुमको EIR निकालने का। क्या निकालने का, EIR निकाल। अब तुमको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कैसे कैलकुलेट करोगे, सुनो। अभी हम लोग क्या जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा, जब कंप्यूटेशन कर रहे थे, कि फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट EIR। हम लोग वेरिएबल्स पढ़ते हैं अलजेब्रा में कि दो वैल्यू इक्वल की, इधर एक कोई वैल्यू दिया हुआ है, इधर कुछ वैल्यू मिसिंग है, तो हम लोग इसको इधर इक्वल की इधर करके वैल्यू निकाल देते हैं। उस वैसे ही इसमें है क्या, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू PV ऑफ FCF एट द रेट ऑफ EIR। हमको EIR नहीं पता है लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज पता है, और इधर फेयर वैल्यू पता है। फेयर वैल्यू कैसे, क्योंकि अज्यूम किए हुए हैं, तो अज्यूम किया हुआ फेयर वैल्यू तुमको पता होगा,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर कैश फ्लोज पता है। प्रेजेंट वैल्यू कब निकलेगा, जब इंटरेस्ट रेट पता होगा। यहाँ तो इंटरेस्ट रेट नहीं पता है, कैश फ्लोज पता है। तो हम लोग कैश फ्लो और फेयर वैल्यू को यूज़ करके हम लोग निकाल देंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। कैसे निकालेंगे, अरे बहुत ईजी है। हमको कूपन रेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि कूपन रेट से ज़्यादा का रेट, जो हम लोग IRR में पढ़े थे ना, वही चीज़ है इसमें। क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे टेबल, ठीक है। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग निकालना है। हम लोगों को फेयर वैल्यू पता है, कैश फ्लोज पता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं पता है। तो IRR जो कर देते हैं उस तरीके का इसमें टेबल बनेगा। क्या हम लोग अज्यूम करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड, नहीं हम लोग उस टाइम करते थे कि हीट करके ट्रायल करते थे, वही वाला इसमें मेथड लगाना है। तो कौन सा परसेंट यूज़ करोगे हीट एंड ट्रायल के लिए भी, कौन सा परसेंट यूज़ करोगे। देखो जो कूपन रेट दिया हुआ रहेगा ना, उसका 1% आगे ले लेना पहले। कूपन जैसे कि तुमको फेयर वैल्यू, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा पेज नंबर 94 पे, उसमें तुम्हारा फेयर वैल्यू है 90 करोड़। कितना है, 90 करोड़ तुम्हारा फेयर वैल्यू है। ये दिमाग में हो गया। फेयर वैल्यू इक्वल टू PV ऑफ CFC एट द रेट EIR। फेयर वैल्यू तुम्हारा 90 करोड़ है, ये तुम्हारे पास यूज़ में है। CFC तुम्हारे पास है, EIR नहीं पता है, ठीक है। अब दिमाग में फेयर वैल्यू का यूज़ करेंगे हम लोग। पहले आप CFC लिख लेंगे। फ्यूचर कैश फ्लो जितना भी साल में होने वाला है, ईयर 1 2 3 4 5, ईयर 1 2 3 5 का कैश फ्लोज निकाल दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में पेज नंबर 95 पे 8 करोड़ हर साल जाएगा और 5वां साल 100 करोड़ जाने वाला है, उसका लिख दो। अब डिस्काउंट करो उसको। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जो भी कैश फ्लोज होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कौन सा परसेंटेज से, कूपन रेट के 1% ज़्यादा से। यहाँ पे 8% था तो 9% पे निकालो। 9% पे निकालोगे तो कुछ प्रेजेंट वैल्यू आएगा। प्रेजेंट वैल्यू इसमें 96 आ रहा है, लेकिन हमारा जो फेयर वैल्यू है वो तो 90 है। तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFC एट द रेट EIR। यहाँ पे EIR हम लिए थे 9%। EIR जब 9% लिए हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CFC क्या आ रहा है, 96 आ रहा है। लेकिन फेयर वैल्यू इक्वल टू PV होना चाहिए था, तो यहाँ नहीं हो रहा है, 96 चला के ज़्यादा हो गया है, हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। हम लोग जब ज़्यादा आती आ जाता था तो प्रॉफिट होने लगता था, तो अगर हम लोग रेट बढ़ा देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 9% पे था, अब 9% से कर देंगे 12%, इसमें कितनी है 11%। जैसे ही 11% मारे तो कैश फ्लो को 11% से जब प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट मारे तो आ गया प्रेजेंट वैल्यू 88। हमारा फेयर वैल्यू हमको चाहिए था 90 और फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 88। ये तो फिर कम ई हो गया कम। हमको 90 चाहिए था, आ रहा है 88 कि कब 11% पे। हमको जब 90 चाहिए था तो हमारे जब 9% से तो ज़्यादा आ गया था। तो हम लोग एग्जैक्ट रेट पता करने के लिए कि फेयर वैल्यू जो 90 करोड़ है वो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ और फ्यूचर कैश फ्लो हो जाए एट द रेट कोई रेट, मतलब फेयर वैल्यू 90 करोड़ और प्रेजेंट वैल्यू में 90 करोड़ चाहिए, लेकिन 90 करोड़ का कोई एट द रेट ऑफ क्या उसको कहते हैं, कोई इफेक्टिव EIR पे चाहिए। तो कौन सा EIR बनाए, तो उसके लिए तुमको 1% किया तो ज़्यादा गया, 1% किया तो कम आ गया। तो हम लोग करेंगे इंटरपोटेशन। इंटरपोटेशन क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, जो IRR का फॉर्मूला था ना, NPV प्लस ब्रैकेट ओपन NPV LDR प्लस NPV एट LDR, उसके बाद माइनस HDR डिवाइडेड बाई NPV LDR प्लस कुछ अमाउंट, उसके बाद HDR माइनस LDR। वैसे करके तुमको जो इंटरेस्ट रेट आएगा वही तुम्हारा EIR होगा। EIR निकल गया तुम्हारा। वो EIR है कि जब तुम फ्यूचर कैश फ्लो को जब उस EIR से डिस्काउंट मारोगे तो एग्जैक्ट फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। बैठ गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, अब तुमको बनाना होगा स्टेप 4 में LAT। LAT क्या है, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। क्या है वो, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल क्या होता है, जो हम लोग हायर परचेज में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें तुम पहले लिखोगे ईयर 1 2 3 4 5, ओपनिंग, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग। रीपेमेंट तब यूज़ करोगे जब तुम लोन लिए हो तो रीपेमेंट करना होगा इंटरेस्ट। अगर फिक्स्ड एसेट फिनेंशियल एसेट होगा जब तुम लोन दिए हो तो उधर से रिसीट होगा, ठीक है। और इसमें पहला चीज़ जो दिमाग में रखना है, ओपनिंग वैल्यू जो होगा ईयर 1 का वो फेयर वैल्यू होगा, एकदम दिमाग में बैठा लो। ओपनिंग वैल्यू जो पहला साल का लिखाएगा वो फेयर वैल्यू लिखाएगा। इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कितना था, 90 रुपया था, देखो 90 लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट तुमको निकालना है, इंटरेस्ट कौन सा रेट पे जाएगा, EIR रेट पे जाएगा, कूपन रेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि कूपन रेट तो गलत रेट है भाई, वो एक्चुअल रेट तो है ही नहीं है। तो EIR का रेट निकालना होगा।
EIR का रेट हम लोग पिछले में निकालवे किए थे 10.71 था, वो हम उस हिसाब से हम तुम ये इंटरेस्ट रेट निकालो, इंटरेस्ट तुम्हारा निकल गया। तुम 90 का ओपनिंग है, इंटरेस्ट तुम्हारा 9.63 है, लेकिन तुम रीपेमेंट कितना करोगे, वो तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही ना, तो 8% था तो तुम 8 दिया, तो क्लोजिंग तुम्हारा बैलेंस कितना है तुम्हारा फाइनेंशियल लायबिलिटी का, जो तुम्हारा ओपनिंग था उसमें इंटरेस्ट और दोगे तो तुम्हारा, जैसे इंटरेस्ट तुमको देना है तो तुम्हारा इंटरेस्ट देना है, मतलब तुम्हारा जो लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो तुम क्या कर देते हो, कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल रखो, पहले लायबिलिटी कोई अमाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, और इंटरेस्ट भी अब उसको देना है, तो उसका लायबिलिटी फिर बढ़ाएंगे तो फिर उसको क्रेडिट की, लेकिन अब कुछ पेमेंट भी कर रहे हैं तो उसका लायबिलिटी कम होगा, तो 8। तो इसमें क्या होगा, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस रीपेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये सब 500 साल का क्लोजिंग बैलेंस करोगे तो लास्ट साल में 0 आएगा वैल्यू, क्योंकि 1 रुपये फाइनेंशियल लायबिलिटी का नहीं बचेगा, राइट। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है तुम्हारा, वही तो तुम्हारा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। क्या बोल लेते हैं अमोर्टाइज्ड, ACM का जब डेफिनेशन बोलते हैं कि ACM का क्या होता है कि पहला कोई भी मेथड लो, पहला इनिशियल तो रिकग्निशन होगा तुम्हारा फेयर वैल्यू पे, लेकिन जो क्लोजिंग होगा ACM में वो होगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, LAT से। ये लोन अमोर्टाइजेशन टेबल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, LAT ना। तो LAT का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वही तुम्हारा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हुआ जो ईयर एंड पे लिखाएगा, ठीक है। एक तो ये तुम LAT का ये पता चल यूज़ हुआ कि उसका क्लोजिंग बैलेंस ही तुम्हारा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है जो ईयर एंड पे दिखाएगा, ठीक। दूसरा एक और ये चीज़ है, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट तुम दे रहे हो एट द रेट ऑफ EIR, उसको जब तुम टोटल करोगे ना तो वो उतना ही इक्वल आएगा जितना तुम्हारा टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो करोगे। टोटल इनफ्लो 150, टोटल आउटफ्लो 150, इनफ्लो 100, तो एक्सपेंस कितना था तुम्हारा, इंटरेस्ट 50। तुम यहाँ भी देखो प्लस करोगे ना तो 50 ही आएगा, ठीक है। ये 4 स्टेप, पहला स्टेप कैश फ्लो लिखो, दूसरा स्टेप फेयर वैल्यू निकालो, तीसरा स्टेप EIR निकालो, चौथा स्टेप LAT बना दो। पहला स्टेप कैरिंग कैश फ्लो निकालोगे तो सब कुछ साफ साफ दिखेगा तुमको। दूसरा फेयर वैल्यू तुम निकालना तुमको ज़रूरी है। तीसरा फेयर तुमको EIR निकालना है, तो EIR निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, एक फेयर वैल्यू कि तुम चेक कर पाओ कि तुमको कितना वैल्यू चाहिए, और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो तुम स्टेप 1 में ही दिया हुआ था। स्टेप 1 में जो फ्यूचर कैश फ्लो दिया हुआ तुम उसको यूज़ कर लोगे। स्टेप 2 में जो फेयर वैल्यू निकाले उसको तुम स्टेप 3 में यूज़ कर लो। तो पहला स्टेप को भी तुम यूज़ कर लिया स्टेप 3 में फेयर वैल्यू कैश फ्लोज, और स्टेप 2 का जो फेयर वैल्यू है वो तुम यूज़ कर दिया। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तुमको कुछ ऐसे इंटरेस्ट निकालना है कि जो कैश फ्लो को कौन सा रेट से डिस्काउंट करे कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाए, वैसे करके निकाल देना। उसका जो चौथा स्टेप है तुम्हारा LAT को यूज़ किया जाता है ईयर एंड का वैल्यू निकालने के लिए। निकल गया तुम्हारा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है बहुत सिंपल एंट्री दिया हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से। इस एंट्री को होना चाहिए तो तुम जब आगे पढ़ोगे, यहाँ तो लिख दिया है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लोन कितना का मिल रहा है, 90 करोड़ का मिल रहा है, लेकिन लोन का होना एक्चुअल अमाउंट मेरे हिसाब से 100 करोड़ होना चाहिए था। बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लोन 100 करोड़, उसके बाद छोड़ो अभी दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अभी बस इतना दिमाग देख लो कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 90 करोड़ से, तुम्हारा एक्सपेंस तुम जब कैश आया तो आया, लाइबिलिटी तुम क्रेडिट किए 90 करोड़ से बढ़ गया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तुमको आगे, तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है कितना से 90 करोड़ से, ठीक है। अब तुम इंटरेस्ट अब उसको देना है तो लाइबिलिटी को फिर बढ़ाओगे, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया और फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट हो गया, क्रेडिट बढ़ गया फिर 9.63 से बढ़ गया, लेकिन अब तुम पेमेंट कर रहे हो तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी कम होगा, तो FL टू बैंक किए, देखो वहाँ लेजर भी दिया हुआ है, ठीक है। बात खत्म। अब हाँ एक बात बोलेंगे, इंटरपोलेशन वाला जब क्वेश्चन करोगे ना, उसको करने से पहले एक बार वो फॉर्मूला देख लेना। NPV पहले तो एक LDR प्लस NPV एट LDR माइनस जो भी तुम्हारा फेयर वैल्यू है डिवाइडेड बाई NPV एट LDR माइनस NPV एट HDR, ठीक है, इंटू LDR माइनस HDR माइनस LDR, ठीक है। ये फॉर्मूला एक बार तुम देख लेना। फिर से याद दिला दे रहे हैं, LAT के टेबल में ओपनिंग वैल्यू जो होगा वो पहला साल का फेयर वैल्यू होगा, हम गलती कर सकते। अब आ जाते हैं डे 16 पार्ट 2 में। इसमें क्या बोला है वो सुनो। ये बोलने से पहले एक बार
एक चीज़ को दिमाग में रखो। क्या ही बोली, इसमें बहुत सारा 2-3 वो बात है। सुनो क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में क्या बोलता है ना कि हम क्या किए हैं कि डिबेंचर इशू किए हैं, मतलब एक तरीके से लोन लिए हैं। हम डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख का, लेकिन 10% के डिस्काउंट पे है। मतलब हमको 1 लाख का सामान इशू तो कर रहे हैं, लेकिन हमको मिलेगा 90,000 रुपये। ठीक है, एक बात। दूसरा, 90 जो इशू डिबेंचर जो इशू किए हैं उसको इशू करने के लिए जो भी आदमी है उसको कमीशन दिए 5,000। एक तो सर 1 लाख का इशू किए 90,000 आने वाला है, ऊपर से 5,000 भी दिए हैं। तुम्हारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना, तुम्हारा टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितना हुआ डे 1 को? एक तो 1 लाख माइनस 10,000 गया तुम्हारा डिस्काउंट 90,000। 90,000 में सिर्फ 5,000 गया तुमको, कितना? 5,000 किसको गया? कमीशन। नेट कैश फ्लो कितना का है? 85,000 का। पहला ट्रांजैक्शन डे 1 का ट्रांजैक्शन 85। वैसे तुम क्या किए, कैश फ्लो, तुम पहला स्टेप क्या था, कैश फ्लो बना दिया, कैश फ्लो बना दिया। सेकंड स्टेप में क्या निकालना होता है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होता है? जो पहला दिन जितना भी तुम्हारा नेट कैश फ्लो है 85,000 वो लिखो। इसमें बहुत सारा बात लिखा, बहुत सारा इधर उधर का बात है, लेकिन हमको जितना एकदम सिंपल समझ में आया है वो समझा रहे हैं। पहला डे 1 का ट्रांजैक्शन लिख दिया तुम 85,000 किया। नेक्स्ट में फेयर वैल्यू निकालना होता है। फेयर वैल्यू क्या, अभी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम किए हैं तो डे 1 का जो ट्रांजैक्शन हो कितना का है? 85। फेयर वैल्यू भी निकल गया। थर्ड तुमको क्या निकालना होता है कि थर्ड तुमको EIR निकालना होता है। EIR निकालने के लिए स्टेप 1 का कैश फ्लो तुमको यूज़ करना है और स्टेप 2 का फेयर वैल्यू यूज़ करना है। फॉर्मूला फेयर वैल्यू इज इक्वल टू तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इंटू EIR। ठीक है, तो फेयर वैल्यू तो हमको पता है, हमको चाहिए 85,000 चाहिए। कैश फ्लो हमको दिया हुआ है, लेकिन ये कैश फ्लो को कौन से वैल्यू से, कौन से रेट से डिस्काउंट करें कि फेयर वैल्यू के इक्वल आ जाए? तो वो रेट को ढूंढने के लिए जो कूपन रेट दिया हुआ है उसके आगे पीछे करना होता है। तो इस क्वेश्चन में आगे पीछे किया है और आगे पीछे करके इंटरपोलेशन करके एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ले आया, EIR ले आया। ठीक है, EIR स्टेप 3 होगा। स्टेप 4 LAT बनाओ। LAT बनाने के लिए तुमको स्टेप 3 का तुमको इंटरेस्ट रेट EIR मिला हुआ है तो इंटरेस्ट सबका बन जाएगा। ओपनिंग वैल्यू हर वक्त फेयर वैल्यू लिखना है पहला। फेयर वैल्यू तुम 85,000 लिख दिया। ठीक है, रीपेमेंट करना ही है, इसमें रीपेमेंट हो गया, क्लोजिंग करके चल रहा है। तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट तुम हर साल के एंड पे लिखते चल जाओगे। ठीक है, अब देखो जो हम बोल रहे थे उस टाइम और जो इसमें बात सर समझाए हैं। ठीक है, सुनो क्या हुआ कि एक बात बताओ, 1 लाख का सामान था। ठीक है, उसको 1 लाख छोड़ दो, भूल जाओ, उस बात भूल जाओ। 90,000 का हमको 90,000 आने वाला था, लेकिन 90,000 लाने के लिए हमको 5,000 का एक्सपेंस भी करना पड़ा। तो हम क्या एंट्री देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 85,000, छोड़ो, होना क्या चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट 85,000 हुआ है तुमको, और 2 तुम्हारा डिवेंचर इशू कर दी हो तुम 90,000 का। 85-90 के बीच में 5,000, तो तुम क्या करते? 5,000 PL में डाल देते। क्या करते एंट्री? बैंक 85 PL 5 टू डिवेंचर 90। एक बात बताओ, ये जो 5,000 रुपये दिए हो पहला ही दिन तुम डिस्काउंट PL में राइट ऑफ कर दिए, ये 5,000 तो तुम्हारा पूरा 5 साल में राइट ऑफ होना चाहिए था ना, क्योंकि इसी 5, अगर ये 5,000 नहीं डाल दे तो तुम्हारा 5 साल तक तुमको इंटरेस्ट नहीं देना होता, या 5 साल का कोई काम नहीं होता। तो जैसे कि इंटरेस्ट हर साल देते हैं, वैसे भी इसका भी कुछ अमाउंट तुमको हर साल में राइट ऑफ करना चाहिए था। एक के बार में तुम राइट ऑफ कर दिया, ये तो गलत बात है। तो ये 5,000 का अमाउंट को कैसे राइट ऑफ करोगे? वो तो नहीं पता है, उसके लिए LAT यूज़ करते हैं, वो तो एक बात है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें सर कुछ जर्नल एंट्री में चेंजेस करवाए हैं। जर्नल एंट्री में क्या चेंज कराए? देखो भाई मेरे, जर्नल एंट्री में क्या चेंज कराए हैं कि पहले एक बात दिमाग में बात रखो, क्या हम लोगों को जो फिक्स्ड एसेट, जैसे कि क्या होता था कि कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे 1 लाख रुपये का, उसके ऊपर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कुछ किए 10,000 रुपये का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे? कैपिटलाइज कर देते थे उसको। PPE टू बैंक तो 1 लाख किए, फिर से किए PPE टू डायरेक्ट एक्सपेंस। PPE टू डायरेक्ट एक्सपेंस क्या किए, क्यों किए? क्योंकि हमको एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना था। तो PPE को बढ़ाने के लिए तो डेबिट कर दिए, चलो सही। लेकिन एक बात तुमको याद होगा, एक्सपेंस, एवरी एक्सपेंस एंड
expense and losses are to be debited, credit and gains are to be what you say, credit and income are to be, income and gains are to be credited, expenses are to be debited. ये तो याद होगा तुमको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल गेंस, यही टाइम था, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल गेंस। लेकिन यहाँ पे जब तुम पीपीई को जब तुम्हारा एक्सपेंस जो है तुम्हारा उसको जब कैपिटलाइज कर रहे थे तो पीपी को तो डेबिट कर दिए, सही। लेकिन यहाँ पे जब एक्सपेंस तुमको कैपिटलाइज करना था तो एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंस तो डेबिट होगा ना। लेकिन पीपी टू एक्सपेंस करो, एक्सपेंस तो क्रेडिट हो गया, ये तो गलत हो गया ना। अरे नहीं हुआ गलत, क्यों नहीं हुआ गलत, देखो क्यों नहीं हुआ गलत, उसका रीज़न एक ही है, सर क्या बोले। देखो भाई, जब तुमको कैपिटलाइज करना है, कोई भी चीज़ का वैल्यू बढ़ाना है तुमको, उसके अंदर डालना है तुमको, वैल्यू बढ़ाना नहीं, उसके अंदर कैपिटलाइज करना है। तो देखो क्या कि अगर एसेट है तो एसेट में कैपिटलाइज करने के लिए तुमको करना होगा प्लस, एसेट है तुम्हारा, ठीक है, तो एसेट में कैपिटलाइज करने के लिए तुमको, एसेट क्या होता है, डेबिट, तो उसको कर दो डेबिट। किसको करोगे, डेबिट, जो भी तुम्हारा एसेट है उसको डेबिट करोगे एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। वहीं तुम्हारी जो लायबिलिटी है उसमें अगर कैपिटलाइज करना है तो उसको कम करोगे, एसेट को बढ़ाने के लिए उसको बढ़ाओ, लायबिलिटी को एसेट को कैपिटलाइज करने के लिए एसेट को बढ़ाओ, लायबिलिटी को कैपिटलाइज करने के लिए लायबिलिटी को कमाओ, यही लाइन बोले हैं। एसेट को कैपिटलाइज, एसेट में कैपिटलाइज करने के लिए तुमको करना होगा उसको, एसेट को बढ़ाना होगा, लायबिलिटी में कैपिटलाइज करने के लिए तुमको लायबिलिटी को घटाना होगा। इसमें समझो, इसमें क्या था, तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 8% डिबेंचर हुआ 90,000 का, और PL टू एक्सपेंस हुआ 5,000 का। लेकिन एक साल में तुम नहीं कर सकते PL में, ये गलत है। तो तुमको क्या करना चाहिए, तो ये जो एक्सपेंस है तुम्हारा 5,000, उसको तुम फिनेंशियल लायबिलिटी में कैपिटलाइज कर दो। तो अभी क्या बोले थे कि एसेट में कैपिटलाइज करना है तो एसेट को बढ़ाओ, तो डेबिट कर दो, लायबिलिटी में कैपिटलाइज करना है तो लायबिलिटी को घटाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, फिनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, फिनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर दिए, लायबिलिटी क्रेडिट होना चाहिए तो उसको कर दिए डेबिट टू एक्सपेंस 5,000। तो ये जो एक्सपेंस था ना 5,000 का, अब वो कैपिटलाइज हो गया तुम्हारा अथी में, फिनेंशियल लायबिलिटी में। तो वैल्यू कितना हुआ, तुम पहले 8% डिवेंचर्स क्रेडिट करके 90,000 किए थे, और वही 8% डिवेंचर जो लायबिलिटी है उसको तुम अब डेबिट कर रहे हो। तो नेट वैल्यू क्या हुआ, 85,000, जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ, ठीक है। बस यही था जर्नल एंट्री का मजाक, और तुम देख लेना, हो गया काम ख़त्म। सर समरी भी रेड पेन से लिखवाए हैं, तो देख लेना, और कुछ खास है नहीं, चलो पढ़ लेना बस, बाय बाय।